दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और स्वागत करता हूं अपने आपके YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत पास हैं, उनकी तैयारी आपकी अच्छे से अच्छे हो जाए ऐसा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MCQs की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल, यानी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल की शो नहीं करती। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये मेटल की प्रॉपर्टी है, सोनरस इन नेचर ये भी मेटल की प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी भी है, लेकिन डलनेस जो होती है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, तो उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। मलाइबिलिटी किसे कहते हैं कि जो आपका थिन शीट में कन्वर्ट करता है उसे मलाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, यानी खाना बनाने के लिए जो हम बर्तन यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम के यूज करते हैं, उसका रीजन क्या आपको बताना है। तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसलिए हम बनाते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी जरूरत नहीं होती है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। डक्टिलिटी की भी जरूरत नहीं है, वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं करना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस ये भी जरूरी है, क्योंकि यदि हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो वो मेल्ट हो सकता है हीट करने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, पहला गुड थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, यानी कौन सा मेटल है जो कि ना कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो हॉट वाटर के साथ। तो जनरली आपको पता है सोडियम हाई रिएक्टिव है, रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम भी हाई रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी हाई रिएक्टिव है, लेकिन जो आयरन है ये आपका लेस रिएक्टिव है, बहुत लेस नहीं है पर मॉडरेट रिएक्टिव है, जिसकी वजह से कोल्ड और हॉट दोनों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आपका फाइनल आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज आयरन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द गिवन ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ HC। अभी प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। सिंपली आपको पता है कि आयरन के आपके दो ऑक्साइड होते हैं, एक आपका Fe होता है, एक आपका होता है Fe2O3। ये दोनों ऑक्साइड जब आपस में मिल जाते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं Fe3O4। ये आपका होता है फाइनल आंसर। तो यहां पर ऑप्शन जो सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, यानी कैल्शियम को यदि वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। तो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गलत है, वाटर के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, ये वायलेंटली जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपका इट्स रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर, यस ये आपका करेक्ट होगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फाउंड डिस्टेंट टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, तो ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी ये दोनों करेक्ट हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी और डी, दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कोई भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। Which of the given acid does not give hydrogen gas on reacting with metals except manganese and magnesium, यानी नीचे जो आपके एसिड्स दिए हुए हैं उसमें कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता। तो यहाँ पर सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो आपका HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड वो हाइड्रोजन नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेशिया इज, तो एक्वारेशिया जो होता है वो HCl और HNO3 इनका कॉम्बिनेशन होता है और ये होता है 3:1। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? तो KCl ये आपका आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। HCl, हाँ, देखिए HCl में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि HCl क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड है नहीं। आयनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है दूसरा लूज करता है। तो अगर यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो लूज कर देगा तो वो एटम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये भी आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है। CCl4 आयनिक कंपाउंड नहीं है, और यहाँ पर NaCl ये भी आपका आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। तो आयनिक कंपाउंड कौन से नहीं है? तो आपके दो नहीं है, B और C, और B और C अगर हम देखें तो ऑप्शन बी आपका जो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सप्रेस्ड बाय आयनिक कंपाउंड। कौन सी प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड की शो नहीं करती? जैसे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो यस आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टेन स्टेट, ये भी सही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा जो है प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? बी, तो बी आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एक्सिस्ट्स इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। कौन सा है जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है? तो सिंपल सा कंसेप्ट कहता है कि भैया जैसे कॉपर है, तो कॉपर हाई रिएक्टिव होता, हाई रिएक्टिव तो नहीं पर मॉडरेट रिएक्टिव होता है, कॉपर ऑक्साइड के रूप में, कॉपर सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, कई सारे रूप में पाया जाता है। तो ये आपका हो नहीं सकता है। AU बिल्कुल ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये दोनों लीस्ट रिएक्टिव किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, और बी और डी देखेंगे तो ये ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच आर द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं इस समय टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन की 2021-22 की, तो वहां पर देखेंगे तो थर्ड जो चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका कुछ पोर्शन रिड्यूस्ड, जो मेटलर्जिकल पोर्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से रिड्यूस है। तो वहां के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं आगे बढ़ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके अलावा कभी किसी दूसरे सेशन में तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि आपका यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ये दोनों होते हैं जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग द्वारा जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग द्वारा नहीं होते हैं, ये दोनों इनकरेक्ट है। ये आपका होता है गोल्ड और कॉपर। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग द्वारा किए जाते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है ये इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा समय तक। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो सिल्वर हमेशा किसके साथ, सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे सिल्वर सल्फाइड जनरेट होता है, और जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक, ब्लैक कलर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गैल्वेनाइजेशन इज मेथड टू प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ थिन लेयर ऑफ। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक मेटल की जो लेयर है, वो अगर हम आयरन के ऊपर लगा देते हैं तो रस्टिंग से उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्टेंसिल स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल्स इन आवर लाइफ एंड द स्टेंसिल स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ। किससे किससे मिलकर बनता है? तो जनरली ये आपका निकिल और क्रोमियम में यदि आयरन को मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? वो बन जाता है स्टील। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा जो स्टील आते हैं वो उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। तो वो हार्डनेस किसकी वजह से होती है? जब उसमें हम कार्बन नॉन मेटल ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हार्डनेस जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली loses its shining brown surface and gain a green coating
इट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। हाँ, कॉपर कार्बोनेट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट की वजह से उसका जो ग्रीनिश कलर होता है वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, यू नो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होता है Hg, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने की वजह से लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच ऑफ द गिवन metals are obtained by electrolysis of their chloride in molten state। यानी कौन से जो मेटल हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस क्लोराइड, उनकी जो क्लोराइड्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सोडियम। बिल्कुल, सोडियम भी आपका होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लोर एल्किल प्रोसेस पता होगा। क्लोर एल्किल प्रोसेस में क्या करते हैं हम? NaCl H2O, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। इसके सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं, तो इससे क्या बनता है? सोडियम बनता है, सीधी सी बात है। और इसी तरह आपका कैल्शियम। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं ए बी आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर माना जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स नहीं होते, सभी को पता है कि विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लस्टर्स। कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर है? दैट इज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी लस्टर होती है, जबकि वो नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द गिवन 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। यानी कौन सा मेटल है जिसके साल्ट सोल्यूशन से अलग जो 3 और मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल, अगर आप देखो कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है भैया कौन सा सबसे लीस्ट रिएक्टिव। अब लीस्ट रिएक्टिव मैग्नीशियम हो नहीं सकता, Ag ZnCu। हाँ, तो Ag आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, जिसकी वजह से Ag को मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर भी डिस्प्लेस कर सकता है। योर फाइनल आंसर विल बी Ag, दैट इज सिल्वर। Question number 21. Question number 21 is saying that 2 ml each of concentration HCl and HNO3 and a mixture of concentration HCl and concentrated HCl in the ratio of 3:1 were taken in the test tube labeled A, B, C। कह रहा आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब। चलिए देख लेते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब हैं। एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C। ठीक है, कह रहा है कि इसमें आपका है HCl, इसमें है आपका HNO3 और दूसरे में क्या है? HCl के साथ HNO3। अब आगे लिखा हुआ है स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। एक मेटल का छोटा सा टुकड़ा तीनों में डाल दिया गया। चलिए ये डाल दिया। आगे लिखा हुआ है नो चेंज ऑकर्ड इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, यानी A और B में कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट द मेटल गॉट डिसॉल्व इन टेस्ट ट्यूब C रिस्पेक्टिवली द मेटल्स कुड बी। तो सिंपल सा है कि HCl और HNO3 का जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या होता है? एक्वा रेसियम। अब एक्वा रेसियम कौन सा मेटल डिसॉल्व हो सकता है? दैट इज गोल्ड। तो बी आपका गोल्ड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एन एलॉय इज एलिमेंट कंपाउंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो कोई भी 2 मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलॉय कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, बैटरी होती है, वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो सिंपल सा है कि भैया वो होती है आपकी पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, नो। नेगेटिवली चार्ज, ये भी नहीं होगा। पॉजिटिवली चार्ज नोड, ये होगा। नेगेटिवली चार्ज ये होगा। तो यानी ऑप्शन सी और डी ये दोनों आपके करेक्ट होंगे। इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर माना जाए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स। यानी जब हम जिंक का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो ये
कैसे प्राप्त होता है, ठीक, कैसे प्राप्त होता है? तो डिपॉजिट ऑन कैथोड, बिल्कुल कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, सॉरी, कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट जब कैथोड की तरफ होता है तो एनोड की तरफ हो ही नहीं सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, रिमेन इन द सॉल्यूशन ये भी नहीं हो सकता, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डिपॉजिट ऑन कैथोड साइड। Next question, that is question number 25. Question number 25 is saying that an element A is soft and can be cut with a knife. An element A is soft and can cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It's react vigorously with water. Identify the element. कौन सा एलिमेंट है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम आपका हाई रिएक्टिव भी है, सॉफ्ट भी है, नाइफ से कट भी कर सकता है और खुले में रख नहीं सकते क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट करके, सॉरी, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, जलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।